अगर आप उस टाइप के व्यक्ति में से हो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना भगवान मानते हैं, वो भगवान है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी वो हमारे लिए एक अवतार है, वो एक साधारण मनुष्य नहीं है। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। या फिर उस टाइप के व्यक्ति में से है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत के लिए स्वयं की बलि देना भी स्वीकार करते हैं। कर्नाटका में अरुण वार्नेकर नाम का एक आदमी नरेंद्र मोदी की जीत के लिए स्पेशल पूजा कर रहे थे। वो माता काली को अपना खून चढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन गलती से उन्होंने अपनी उंगली काट ली। ये पीएम मोदी का इतना बड़ा भक्त है कि इसने अपने घर के अंदर पीएम मोदी का मंदिर बनवा रखा है। या फिर आप उस टाइप के व्यक्ति में से हैं जिन्हें लगता है कि मोदी जी ने किया है तो ठीक ही किया होगा। आप ऑलरेडी अपना दिल मोदी जी को दे चुके हैं। हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। हाँ। आप सब बोलिए, क्यों आपको लगता है कि मोदी जो और योगी जी वो विकास दे पाएंगे जो और कोई नहीं दे? हम उनके पर दिल दे बैठे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अकेले नहीं है। इन मैडम जी को देख लीजिए। बीजेपी के टिकट पर तो कुत्ता भी खड़ा हो जाए हम जिता दें। ये सच है, अगर कुत्ता भी आएगा उसको भी जिताएंगे। ये तो फिर अंधविश्वास नहीं, भक्त हैं, अंधविश्वास नहीं है, हम भक्त हैं। सोच कर देखो दोस्तों कि आज आप जिस कैंडिडेट को मोदी जी के नाम पर वोट करोगे, क्या गारंटी है कि वो कैंडिडेट आपके क्षेत्र की विकास कर पाएगा। इस पर कुमार विश्वास ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है। किसको वोट देनी चाहिए हमें? मेरे ख्याल से हमको पार्टियों की बजाय अच्छे लोगों को वोट देनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि अगर अच्छे लोग पार्लियामेंट असेंबली में हो जाएंगे तो पार्टियां भी बाध्य होकर अच्छे लोगों के अनुसार पॉलिसी बनाने पे बाध्य होंगी। जी अभी हम क्या सोचते हैं कि बलात्कारी है लेकिन हमारी पार्टी का है तो चुप रह जाओ, चोर है पर हमारी पार्टी का है तो चुप रह जाओ, भ्रष्टाचारी है पर मेरी जाति का है तो चुप रह जाओ। बीजेपी के सत्ता में आने से आज पूरा देश हिंदू और मुसलमान में टूट चुका है। लोगों को लगने लगा है कि अगर कोई हिंदू है तो वह बीजेपी होगा और अगर कोई मुस्लिम है तो वो कांग्रेसी होगा। अखंड भारत की कल्पना करने वाले लोग आज उसी अखंड भारत को धीरे धीरे करके तोड़ रहे हैं। महात्मा गांधी जी ने एक बार कहा था कि देश में किसी भी तरह का डिवीजन नहीं हो सकता, ना ही हिंदू मुसलमान के बीच और ना ही ब्राह्मण और दलित के बीच। अगर देश को आगे बढ़ाना है तो हमें मिलकर साथ चलना होगा। दोस्तों, मीडिया को डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ माना जाता है, लेकिन चाय की टपरी से लेकर घरों में बैठे लोगों तक ये कहते हैं कि मीडिया बिक गई है। जब देश में कोई ऐसा मुद्दा हो जिसे दिखाने पर गवर्नमेंट की छवि खराब होती है तो मीडिया वाले उसे दिखाने में आनाकानी करते हैं। जैसे आज के दिन मणिपुर कितने महीनों से जल रहा है लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जाने तक को तैयार नहीं है। छत्तीसगढ़ में हंसदेव जंगल काटे जा रहे हैं। इसे बचाने के लिए लोगों ने लाखों रील्स बना लिए, लेकिन सरकार ने इसे माइनिंग के लिए ओपन अप कर दिया और मीडिया से एक चू तक नहीं निकली। सोच कर देखो कि देश के किसी राज्य की 10% जनसंख्या सड़क पर आकर प्रोटेस्ट करे तो ये कितनी बड़ी बात होगी। लद्दाख में 30 लाख से भी ज्यादा लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। इनफैक्ट सोनम वांगचुक, दोस्तों ये वही सोनम वांगचुक है जिन पर 3 इडियट फिल्म बनी है और आमिर खान ने इनका किरदार निभाया है। लद्दाख को बचाने के लिए सोनम वांगचुक पिछले 21 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां एक बार विजिट करना तक जरूरी नहीं समझे। आज के दिन पूरी मीडिया का अंतिम संस्कार हो गया है। मोदी सरकार जनता के पैसे से एडवर्टाइजमेंट के नाम पर इन टीवी चैनल को पैसा देती है और ये टीवी चैनल जनता की ही आवाज को दबाने का काम करते हैं। आज सारे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी केवल एक पार्टी के इशारों पर नाच रहे हैं। पिछले साल 14 ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में ये कंप्लेंट किया था कि कैसे बीजेपी ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रही है ऑपोजिशन लीडर के खिलाफ। जब भी किसी ऑपोजिशन लीडर पर करप्शन के आरोप लगते हैं और यदि वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, अचानक से उसके खिलाफ केसेस बंद कर दिए जाते हैं, मानो बीजेपी कोई वॉशिंग मशीन हो और उसके खिलाफ सारे केसेस को धो डाली हो। वॉशिंग पाउडर मोदी, वॉशिंग पाउडर मोदी, झूठ और फरेबी सब छुप जाए, संगीन आरोप भी चुटकी में मिट जाए। इसका सीधा सा उदाहरण है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के चिंतामणि महाराज। कथित कोयला घोटाले में इनका नाम सामने आया था। ईडी ने जांच भी करी थी, लेकिन जैसे ही चिंतामणि बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, इनके खिलाफ सारे केसेस ड्रॉप कर दिए जाते हैं और इन्हें सरगुजा लोकसभा सीट से एमपी का टिकट भी दे दिया जाता है। यदि आप सरगुजा वासी हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो वोट करने से पहले एक बात याद रखना कि ये वही चिंतामणि महाराज है जिसके खिलाफ भाजपा ने खुद एक पत्र जारी किया था, जिसमें चिंतामणि महाराज के सामरी विधायक रहने के दौरान उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया उसकी पूरी लिस्ट निकाली, जिसके अनुसार श्रीकोट आश्रम में आदिवासियों की 20 एकड़ जमीन और कंवर समाज के लोगों की जमीन छल पूर्वक दबाव बनाकर रजिस्ट्री करने का आरोप,
और सरकारी जमीन पर कब्जा करने, कोयला और रेत घोटाला, कमीशनखोरी, स्वच्छानुदान मद, नलकूप खनन में घोटाला, बिना निर्माण कराए राशि के आहरण और धान खरीदी में गड़बड़ी करने के आरोप। विधायक रहते हुए इन्होंने इतने सारे घोटाले किए और अब तो ये सांसद बनने जा रहे हैं। अब अगर सांसद बन जाते हैं तो पता नहीं क्या क्या घोटाला करेंगे। ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री मोदी सरगुजा की पावन धरा में 5 साल में एक बार आकर वोट देने की अपील करते हैं। ऐसे व्यक्ति से विकास की उम्मीद केवल और केवल एक मूर्ख व्यक्ति ही कर सकता है। सोच कर देखो दोस्तों कि कल को ये आपकी जमीन पर कब्जा कर लेंगे तो क्या प्रधानमंत्री मोदी जो 5 साल में एक बार आते हैं वो आपको न्याय दिलाने आएंगे? हम बहुत ही आसानी से भूल जाते हैं कि कैसे बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में करोड़ों का घोटाला किया, लेकिन गूगल नहीं बोलता। आप एक बार टाइप करो, बीजेपी के सारे कुकर्म आपके सामने आ जाएंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने जो भ्रष्टाचार किया वो 1 लाख करोड़ से भी अधिक है, लेकिन केंद्र में बीजेपी की सरकार होने के कारण एक भी घोटाले की जांच नहीं की गई। गरीबों के राशन का 36,000 करोड़ का नान घोटाला, चिटफंड घोटाला, जिसमें छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता से 6,000 करोड़ से भी अधिक रुपए चिटफंड कंपनियों ने लूट लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 6,000 करोड़ का स्कैम होने के बाद भी इसकी जांच क्यों नहीं की गई? क्योंकि इसमें खुद तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह, उनके सांसद पुत्र रहे अभिषेक सिंह, उनकी पत्नी वीणा सिंह इस स्कैम में शामिल थे। डॉक्टर रमन सिंह ने अपने कार्यकाल के दौरान दशकों से चली आ रही आबकारी नीति को बदल दिया और 2012 से 2017 के बीच शराब ठेकेदारों से मिलकर 4400 करोड़ का शराब घोटाला किया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी एक बार भी इस शराब घोटाले की जांच करवाना तक जरूरी नहीं समझे और आज दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को इसी तरह की शराब नीति के लिए जेल में डाल दिया गया। गौ माता को भी नहीं छोड़ा बीजेपी वालों ने। 15 साल में रमन सिंह ने गौ माता के नाम पर 1677 करोड़ रुपए का स्कैम कर डाला, चारा और दवाई के नाम पर। और मोदी जी ने तो गाय की बीफ बेचने वाली कंपनियों को बंद करने के बजाय करोड़ों रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा ले डाला। मोदी जी का केवल एक ही फंडा है, चंदा दो और धंधा लो, फिर चाहे धंधा गाय की मांस बेचने का ही क्यों ना हो। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डेटा से हमें पता चलता है देश की सबसे बड़ी बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी ने 5 करोड़ रुपए चंदा डोनेट किया शिवसेना को और 2 करोड़ रुपए चंदा डोनेट किया बीजेपी को 2019 और 20 में। इस कंपनी का नाम है अलाना ग्रुप, अलाना कोल्ड स्टोरेज, अलाना सन्स प्राइवेट लिमिटेड, कई सारी ये कंपनीज इस ग्रुप का हिस्सा है। इलेक्टोरल बॉन्ड मीट बेचने वाली, गाय भैंस का मीट बेचने वाली कंपनी 250 करोड़ रुपए चंदा दे रही है। कमाई कितना होगी सोचिए। अब सोचिए कितना गाय काटा होगा, वो कितना काटा होगा, आइडिया लगाइए बस। आस्था को तो आप क्षमा करा दिया, 1000 गाय काटा होगा तो उसको 1000-2000 करोड़ का प्रॉफिट आया होगा। और अंत में इन बीजेपी वालों से इतना कहना चाहूंगा, थोड़ी मर्यादा रखिए।